हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्ट स्टूडेंट एजुकेशन यूपीएससी। दोस्तों आज है तारीख 12 सितंबर 2025 और दिन है शुक्रवार। दोस्तों आज हमारी सीरीज का है दूसरा दिन। हमने 20 दिन की सीरीज चलाई है जिसमें हम 20 दिन में विजन आईएएस की जुलाई महीने की मैगजीन को पूरा करेंगे। तो आज हमारा दूसरा दिन है, 12 तारीख है। 11 तारीख से हमने ये सीरीज शुरू की थी। 11 तारीख को हमने एक वीडियो डिस्कस कर ली थी पहले दिन, आज है दूसरा दिन। तो आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी प्यारी सी मैगजीन है जिसको हमने पढ़ना है और हम हर दिन 5 से 6 पेज डिस्कस करते हैं। और इससे पहले हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, वो हमने कर लिया था भारत अफ्रीका संबंध तक। यहाँ तक हम इससे ऊपर तक हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैनल पर। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखें। आज आज हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक्स 28 से लेकर 33 पेज लगभग, और लगभग 5 से 6 पेज हो जाएंगे। तो दिन प्रतिदिन हम 4 से लेकर 5 पेज करते जाएंगे और 20 दिन में हम अपनी पूरी मैगजीन को कवर कर लेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम चलते हैं सीधे हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा भारत लैटिन अमेरिका कैरिबियाई देशों के मध्य संबंध। तो आप सभी को मैगजीन ओपन कर लेनी है और जल्दी जल्दी से फर्स्ट रीडिंग इसकी ले लेनी है। ये देखो, ये हमारा टॉपिक भारत लैटिन अमेरिकी कैरिबियाई देशों के मध्य संबंध। दोस्तों सबसे पहले अगर कोई भी न्यूज़ अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना होता है कि वो खबर सुर्खियों में क्यों रही थी। एक्चुअली क्या होता है, एक लाइन देखो, जैसे ये लाइन है, केवल ये लाइन सुर्खियों में थी और इसके कारण इतना बड़ा टॉपिक है जो आपको मैगजीन में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों था। तो हाल ही में क्या हुआ, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी 3 देशों की यात्रा पर गए, त्रिनाद और टोबैको, अर्जेंटीना और ब्राजील। ये 3 देश थे। इन तीनों देशों की यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री गए। जब ये यात्रा पर गए तो जैसे ब्राजील की यात्रा पर जा रहे हैं तो साथ ही ब्राजील में क्या चल रहा था, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा था। तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर भी ब्राजील में इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा जब इस यात्रा पर गए हैं तो कुछ अन्य तथ्य भी होंगे जो आपको याद रखने होंगे। सबसे पहला जो तथ्य दिया गया है वो है प्रधानमंत्री जी को त्रिनाद और टोबैगो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। अगर कोई भी नागरिक अगर कोई भी देश किसी व्यक्ति को, किसी पर्सनैलिटी को अगर अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देता है तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छा साथी है, बहुत ही अच्छा मित्र है उस देश का। तो प्रधानमंत्री जी को त्रिनाद और टोबैगो देश का ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक, ये जो सम्मान है ये इस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री जी इस देश में गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ प्रवासी भारतीय जो प्रवासी समुदाय है उसकी छठी पीढ़ी चल रही थी वहाँ पर। यानी कि जो भारत के लोग हैं, जो मूल रूप से भारतीय हैं, वो यहाँ पर रह रहे थे। कैसे गए वो वहाँ पर, लगभग 200 साल पहले ये भारतीय मजदूर के रूप में यहाँ यहाँ से भारत से ले जाए गए थे। अब इन लोगों की छठी पीढ़ी चल रही है। तो प्रधानमंत्री जी जब इनसे मिले तो उन्होंने घोषणा की कि हम, जो इंडिया देश है, वो इनको ओसीआई कार्ड प्रदान करेगा। और जब भी कोई देश अगर किसी व्यक्ति को ओसीआई कार्ड दे देता है तो वो भारत में आसानी से आ जा सकता है, लंबे समय तक वो रह सकता है वह व्यक्ति भारत में। और उसके इसके अलावा उसको कई तरह की सुविधाएं भी भारत द्वारा दे दी जाती हैं। तो ये हमारी यात्रा के मुख्य परिणाम थे, ये वार्तालाप हुई थी। अब दोस्तों देखो, ये थी सुर्खी, बिल्कुल एक लाइन थी, ये सुर्खी में थी। अब भारत के प्रधानमंत्री इन देशों में गए थे तो ये लेटिन अमेरिका देश हैं, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जिनको इनको हम लेटिन अमेरिकी कंट्रीज बोलते हैं। तो अब आपको जो मैगजीन में दिया गया है, अब इस लाइन के बारे में नहीं दिया गया कि भाई प्रधानमंत्री जी यात्रा पर गए। अब आपको पढ़ना है कि जो लेटिन अमेरिका और कैरिबियाई देश हैं उनका भारत के साथ क्या संबंध है। तो अगर महत्व क्या है, कैसे आर्थिक और व्यापारिक संबंध भारत के साथ हैं, रणनीतिक संबंध कैसे हैं, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों भारत और जो ये अमेरिकन कंट्रीज है, लैटिन अमेरिकन कंट्री, ये कैसे सहयोग कर रहे हैं। तो आप देखोगे मैगजीन में इस तरीके से डिस्कस किया जाता है ताकि आप मेंस में भी अच्छी तरीके से लिख सको। अब अगर संबंध है तो कुछ पॉजिटिव भी होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे। अगर नेगेटिव संबंध है तो क्यों है, चुनौतियां क्या हैं जिसके कारण हमें हमारे नेगेटिव संबंध बनते हैं। अगर चुनौतियां हैं तो इनको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो ये सभी आपकी मैगजीन में दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। इससे पहले अगर दोस्तों आपने लेक्चर को लाइक नहीं है कि
लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जल्दी से जाकर कर दे और बाकी सभी दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को साझा कर दे। अब हम चलते हैं सबसे पहले पॉइंट पर कि भाई लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई और भारत देशों का संबंध क्या है, संबंधों का महत्व क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है वो है रणनीतिक व सामरिक पक्ष। पहला जो पॉइंट है वो है रक्षा सहयोग कि भाई भारत और ब्राजील ने संयुक्त रक्षा समिति बनाई है, यानी कि ज्वाइंट डिफेंस कमेटी बनाई है। जब भी कोई देश आपस में ज्वाइंट डिफेंस कमेटी का गठन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों देश रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता भी की जाती है। 2+2 वार्ता दोस्तों क्या होती है, इसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, यानी कि भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री 2 व्यक्ति, और ब्राजील देश के 2 व्यक्ति, कौन कौन से, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। इसी को हम क्या बोलते हैं, 2+2 वार्ता। तो भारत और ब्राजील ने 2+2 वार्ता भी शुरू की गई है भारत और ब्राजील के बीच। इसका मतलब क्या है कि जो भारत और ब्राजील के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय हैं वो दोनों मिलकर रणनीतिक विषयों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये जो पॉइंट दिया गया है इसका महत्व क्या है, ये हमें दिखाता है क्या, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पढ़ना है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट दिखाता है कि भारत सिर्फ एशिया या यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दक्षिण अमेरिका में भी रणनीतिक जो रिश्ते हैं उनको मजबूत कर रहा है। फिर दिया गया है महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा। भारत की जो सरकारी कंपनी है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, उसने क्या किया है, अर्जेंटीना की कंपनी कैमियन के साथ समझौता किया है। इसके तहत भारत है अर्जेंटीना में 5 लिथियम बॉक्स में खोज करेगा और उसको खनन करेगा। तो ये अधिकार भारत को मिल गया है। साथ ही यह किसी भारतीय सरकारी कंपनी की पहली विदेश लिथियम परियोजना है जो इस कंपनी के द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों आगे जो पॉइंट दिया गया है कि चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया को लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। ये आपका यूपीएससी पीवाईक्यू है। यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लिथियम ट्रायंगल है वो किन किन देशों को मिलाकर बनता है। तो चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया को मिलकर क्या बनता है, लिथियम ट्रायंगल बनता है। और इसी इन तीनों देशों के पास दुनिया के 75% से अधिक लिथियम के भंडार हैं। और लिथियम आज के समय में बहुत, आप कह सकते हो कि यूज में आने वाला पदार्थ है। अब आगे दिया गया है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा के बारे में बताया गया है कि लैटिन अमेरिका भारत के लिए खाद्य पदार्थों का एक प्रमुख आपूर्ति करता है। अर्जेंटीना भारत के लिए खाद्य तेल, विशेष रूप से सोयाबीन तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं खासकर जो खाद्य तेल है और जो दालें हैं वो भारत को लैटिन अमेरिका देशों से मंगाई, मतलब सप्लाई की जाती हैं, भारत को इंपोर्ट की जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही था। फिर आगे हम देखते हैं कि भाई आर्थिक और व्यापारिक संबंध क्या है दोनों देशों के बीच। तो आपके इसमें दिया गया है व्यापार और निवेश के बारे में बताया गया है, ऊर्जा सुरक्षा के बारे में बताया गया है। व्यापार और निवेश में हम देखें तो 2023 और 24 में भारत का जो कुल व्यापार है 35.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। किन देशों के साथ, एलएसी देशों के साथ। एलएसी मतलब लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियाई कंट्रीज। तो इन देशों के साथ भारत का जो व्यापार है वो 2023-24 में लगभग हम कह सकते हैं कि 36 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। भारतीय निवेश की अगर हम बात करें तो पिछले 15 वर्षों में भारतीय कंपनियों ने लगभग 12 अरब डॉलर का निवेश किया है। जो निवेश किया है वो क्षेत्र कौन से हैं, जैसे आईटी हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, एनर्जी, माइनिंग, खनन, कंस्ट्रक्शन और एग्रोकेमिकल। साथ ही दोनों देशों के बीच मर्कोसूर समझौता हुआ है। मर्कोसूर क्या है, भारत का जो मर्कोसूर के साथ एक प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट है। इससे क्या होता है, भारत को व्यापार में टैरिफ उनकी छूट मिलती है। देखो दोस्तों यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है मर्कोसूर। मर्कोसूर का क्या मतलब, ये यहाँ पर दिया गया है कि मर्कोसूर एक लैटिन अमेरिका का एक दक्षिण साझा बाजार है, यानी कि एक बाजार है ये। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना। मुक्त आवाजाही कैसे होगी, तो ये क्या करता है, एफटीए कर देता है, यानी कि जो टैक्स होते हैं, जो टैरिफ वगैरह होते हैं, इनको कम कर देता है। तो एफटीए अपनाकर जो व्यापार है आपस में, जो निवेश है, उसको सरल बना दिया जाता है इस समझौते के तहत, जो मर्कोसूर समझौता है इसके तहत। जो इसके सदस्य देश हैं वो अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, पैराग्वे और यूरुग्वे। और जो वेनेजुएला देश है उसको हाल ही में निलंबित कर दिया गया है। मुख्यालय इसका मोंटेवीडियो, उरुग्वे में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हमारे दोबारा वापिस उसी टॉपिक पर। ये रहा आर्थिक और व्यापार। तो यहाँ तक आपको अगर समझ आ गया हो तो जल्दी से थम्स अप बोल दें। फिर है ऊर्जा सुरक्षा। भारत द्वारा वेनेजुएला, मैक्सिको और ब्राजील से कच्चे तेल का आयात इस क्षेत्र से होने वाले भारत के कुल आयात का लगभग 30% है। तो इसका क्या मतलब है कि जो भारत एलएसी क्षेत्र से कच्चा तेल आयात करता है उसका प्रमुख सप्लायर कौन कौन से हैं, वेनेजुएला, मैक्सिको और ब्राजील देश।
भारत जो तेल आयात करता है, कुल तेल आयात का लगभग जो 30% हिस्सा है वो इन देशों से भारत द्वारा आयात किया जाता है। कि भाई मान लो अगर भारत 100% तेल बाहर से मंगा रहा है, तो 30% जो तेल है वो इन देशों से मंगाया जाता है भारत के द्वारा। ठीक है। साथ ही भारत द्वारा ऊर्जा सुरक्षा में मदद की गई है। कि भाई जो जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में भारत ने क्या किया है, भारत ने जो कैरिकॉम भारत ने जो कैरिकॉम है उसको 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, यानी कि लोन दिया गया है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? इसका उपयोग सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली जो परियोजनाएं हैं उनके लिए किया जाएगा। कैरिकॉम क्या है? कैरिकॉम कैरिबियन क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण और सहयोग बढ़ाने के लिए एक क्षेत्रीय संगठन। तो कैरिकॉम का भी आपको पता चल गया कि भाई ये आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। कि भाई आप सभी मिलकर एक साथ काम करो, एक साथ जो जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हैं उनको सोल्व करो। ठीक है। फिर भारत ब्राजील के साथ मिलकर एक बायोफ्यूल के शोध और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है। यानी कि इससे क्या होगा, जो बायोफ्यूल है जैसे इथेनॉल है उसको उसका शोध किया जा सकेगा, उसका उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। इससे क्या होगा, भारत को भी स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। आई थिंक आप अच्छे से समझ रहे हो दोस्तों। एक मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। बाकी मैं आपको इस मैगजीन को कंप्लीट कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम डेली करेंगे। आज सेकंड डे हमारा, 20 डे तक ये सीरीज चलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। फिर जो आगे बात की गई है वो है क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग। तो आप देखोगे कि भारत का अर्जेंटीना ब्राजील के साथ G20 में तथा ब्राजील के साथ ब्रिक्स, IBS से G4 जैसे समूह में मजबूत सहयोग हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि भारत इन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी खड़ा हुआ है। साथ ही जो क्षेत्रीय समूह है जैसे कि भारत कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स, कैरिकॉम और सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम के साथ सक्रिय भागीदारी और बैठकें करता है। तो भारत वही है, जो भारत है वो इन देशों, इन ग्रुप्स के साथ जो बैठकें हैं वो स्थायी रूप से करता है, नियमित समय पर करता रहता है। तो इन जो भारत का जो सहयोग है बहुपक्षीय मंचों पर भी इन देशों के साथ अच्छा है। तो हम कह सकते हैं कि अच्छे रिलेशन दोनों देशों के बीच हैं। अब देखते हैं कि चुनौतियां क्या क्या हैं। सबसे पहली जो चुनौती है वो है चीन का प्रभाव। चीन ने लैटिन अमेरिका के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं। 2000 के बाद से दोनों देशों के मध्य व्यापार में 35 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका मतलब है कि चीन है वो अब वहाँ पर बड़ा निवेशक बन गया है और सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वो बन चुका है। तो भारत के लिए एक चुनौती है, क्योंकि वह इस क्षेत्र में चीन के बराबर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा। और भारत चीन के, आपको पता है कि चीन एकदम से लोन दे देता है, अगले को वही पूरा भर देता है। तो भारत चीन के सामने नहीं टिक पाता। तो यह दर्शाता है कि भारत को LAC देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहिए, नहीं तो जो चीन है वो पूरी तरह से भारत पर हावी हो जाएगा। तो ये एक चुनौती बनी हुई है भारत के समक्ष कि चीन हर जगह खड़ा पाता है। तो चीन का प्रभाव भारत के तुलना में कहीं ना कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा क्षेत्रीय एकीकरण की कमजोरियां, जो मर्कोसूर है उसके बीच आंतरिक मतभेद है। जैसे ब्राजील और यूरुग्वे द्विपक्षीय समझौता करना चाहते हैं, वहीं अर्जेंटीना इससे बाहर निकलने की धमकी देता है। तो आप कह सकते हो कि जो LAC क्षेत्र है, जो लैटिन अमेरिकन और कैरिबियाई क्षेत्र है, उसके बीच भीतरी मतभेद रहता है। नतीजा क्या होता है, इससे जो क्षेत्रीय संगठन है वो मजबूत होकर काम नहीं कर पाते। अब दोस्तों देखो, अगर इन देशों के बीच या भीतरी मतभेद है तो भारत के लिए क्या समस्या होगी कि भारत के लिए देखो दोस्तों क्या समस्या होगी, अगर ये क्षेत्र खुद आपस में एकजुट नहीं है तो भारत जैसे जो बाहर के देश हैं वो सामूहिक समझौते करने में विफल हो जाएंगे। यानी कि भारत के लिए सामूहिक जो समझौते करना मुश्किल हो जाएगा इन देशों के साथ, क्योंकि एक का पक्ष अलग है, दूसरे देश का पक्ष अलग है। अब हम देखो दोस्तों, ये तो कह रहे हैं कि हम व्यापार कर रहे हैं, भारत ने इतना व्यापार किया है इन देशों के साथ, लेकिन एक चुनौती ये भी है कि परिवहन की जो उच्च लागत है, परिवहन है उसकी उच्च लागत है, यानी कि हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। क्योंकि हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों है? क्योंकि भारत और LAC क्षेत्र के बीच भौगोलिक जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। सीधी हवाई यात्राएं भी कम है, समुद्री सेवाएं भी कम है, और अगर हैं भी तो वो बहुत महंगी हैं। महंगी होने के कारण क्या होता है, सामान इन देशों तक पहुंचने में ज़्यादा खर्च आता है, जिससे भारत के लिए व्यापार करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि कम आकर्षक होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉजिस्टिक और जो कनेक्टिविटी की समस्या है वो इन देशों के साथ संबंध या व्यापार को सीमित करती है, भारत के व्यापार को। ठीक है, भारत LAC व्यापार को सीमित करती है।
फिर है विदेश नीति में कम महत्व। भारत की जो विदेश नीति है वो तीन मुख्य दायरे में घूमती रहती है, जैसे पड़ोसी देश और दक्षिण एशिया। बड़े शक्तिशाली देश यानी कि भारत क्या करता है, या तो अपने पड़ोसी देशों को देखेगा, या जो बड़े शक्तिशाली देश है जैसे अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान, इनको देखेगा, या बाकी दुनिया जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और आदि। तो हम कह सकते हैं कि जो एलएसी है, जो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देश हैं, इसको हम बिल्कुल लास्ट में देखते हैं, यानी कि हम उसको कम प्राथमिकता देते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि जो भारत और एलएसी क्षेत्र है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए था। तो नीति की प्राथमिकता में पीछे होने के कारण भारत इस क्षेत्र के जो अवसर है उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाता। साथ ही कुछ अन्य कारण है, जैसे भाषा संबंधी बाधा है। जो इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो स्पेनिश और पुर्तगाली बोलते हैं, जिससे भारत और एलएसी देशों के बीच संचार और व्यापार में बड़ी समस्याएं या कठिनाइयां आती हैं। इसके अलावा प्रभावशाली प्रवासी समुदाय का अभाव है यहाँ पर। आप देखते हो कि दोस्तों, जहाँ पर भी भारत का जो प्रवासी समुदाय रहता है, जैसे अमेरिका में या यूके में, तो वहाँ पर संबंध स्थापित करना आसान हो जाता है। अब एलएसी जो क्षेत्र है इसमें भारतीय प्रवासी प्रवासी समुदाय बहुत कम है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा लोग भारत के नहीं गए हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि भारत के पास वहाँ पर सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव कम है। तो डायस्पोरा जो होता है वो विदेश नीति का सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन एलएसी क्षेत्र में इसकी कमी के कारण भारत की स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी चुनौतियाँ कुछ भारत और एलएसी क्षेत्र के बीच। अब हम इन चुनौतियों का समाधान क्या दे सकते हैं। सबसे पहला है राजनीतिक सहभागिता को प्राथमिकता देना। तो हम कह सकते हैं कि भारत को उच्च स्तरीय वार्ताएं जो नियमित रूप से स्थापित करनी चाहिए, साथ ही लैटिन अमेरिका को विदेश नीति की प्राथमिकताओं में शामिल करना चाहिए, यानी कि जो हम उसको अब फिलहाल जो तीसरे नंबर पर हम रख रहे हैं हमारी विदेश नीति में, इन देशों को हमें ज़्यादा प्राथमिकताएं देनी चाहिए। साथ ही जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति हैं, इनको इस क्षेत्र में नियमित जो उच्च स्तरीय यात्राएं हैं या जो बातचीत हैं या बायलैटरल टॉक्स हैं वो करनी चाहिए। इन बातचीतों को संस्थागत रूप भी देना चाहिए, यानी यह केवल एक बार न हो बल्कि साल में या 1-2 साल में लगातार होती रहे नियमित समय पर। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। फिर है आर्थिक संबंध मजबूत करना। जो भारत और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं उनके बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। भारत को इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दो भाई, जो रूल्स और रेगुलेशन उनको सरल कर दो, नए जो एफटी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको अपना लो। ऐसा करने से क्या होगा, दोनों क्षेत्रों में निवेश भी बढ़ेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं कि भाई हमारे पास जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी के जो साधन है वो कम है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास, उनकी जो विकास क्षमता है, तकनीकी क्षमता है, उसको हमें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सीधे समुद्री मार्ग को शुरू कर सकते हैं, जो अधिक हवाई मार्ग हैं या एयर फ्राइट कैरियर्स हैं उनको हम शुरू कर सकते हैं, ताकि परिवहन की जो लागत है कम हो जाए और जो व्यापार का प्रवाह है वो भी तेज हो जाए, यानी कि व्यापार जो है वो सस्ता हो जाए। क्योंकि जो कनेक्टिविटी होती है वो किसी भी व्यापार और निवेश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर भारत इस क्षेत्र में सीधी लाइनें नहीं बना पाएगा तो संबंध भी स्थापित नहीं कर पाएगा, मतलब गहरे संबंध है वो स्थापित नहीं कर पाएगा। फिर है तकनीकी सहयोग का विस्तार करना। लैटिन अमेरिका के पास प्राकृतिक संसाधन है और भारत के पास क्या है, तकनीक है। तो दोनों देश मिलकर इन क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। जैसे इस क्षेत्र में रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा है, कृषि ज़्यादा है, आईटी सेक्टर ज़्यादा है। जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं वो भारत अपने रिसोर्सेज यानी कि संसाधन का यूज करके वहाँ पर सुलझा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत अपनी जो सॉफ्ट पावर और टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके इन क्षेत्रों में मजबूत संबंध स्थापित कर सकता है, मजबूत साझेदार बन सकता है। फिर अगला है निजी क्षेत्र को सक्रिय करना। भाई केवल सरकार ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी इसमें भाग लें। इसलिए ज़रूरी है कि भाई जो ट्रेड मिशंस हैं, यानी कि ट्रेड मिशन हम भेजें, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जैसे भारतीय और लैटिन अमेरिका उद्योगपति जुड़ सके, जिनसे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में भी बनाने चाहिए। फिर है इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। अलग अलग हमें स्कीम चलानी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ सके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई निजी क्षेत्र की भी भागीदारी वहाँ पर बढ़ाई जाए स्थायी रूप से, और बड़े पैमाने पर आर्थिक साझेदारी है वो स्थापित की जाए। तो ये हमारा टॉपिक था जिसको हमने पढ़ लिया है। अब अगला जो टॉपिक दिया गया है वो है भारत ब्राज़ील के बीच संबंध। तो दोस्तों, फिर वही बात है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो ब्राज़ील की यात्रा पर गए थे। ब्राज़ील की यात्रा पर गए तो वहाँ पर ब्राज़ील द्वारा उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका क्या नाम है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस। तो ये जो नागरिक सम्मान है ये ब्राज़ील देश का सर्वोच्च सम्मान है जिसको भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो इस यात्रा पर जब प्रधानमंत्री गए तो दोनों देशों के बीच
कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें दोनों देशों ने क्या साझा किया कि हम क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और जो संगठित अपराध है उससे निपटने में दोनों देश हम मिलकर काम करेंगे, दोनों देश एक साथ सहयोग करेंगे। फिर दोनों देशों ने डिजिटल तकनीकों के आदान प्रदान पर भी सहमति जताई, जैसे डिजिटल पेमेंट्स, ई गवर्नेंस, स्टार्टअप सहयोग। साथ ही गोपनीय जानकारी की सुरक्षा के लिए दोनों देशों ने अपनाया कि हम गोपनीय जो जानकारी है उसको साझा करेंगे, साथ मिलकर उसकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारे दोनों देश हैं रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में इनके क्या होगा, डेवलपमेंट हो सकेगा। फिर जो नवीकरणीय ऊर्जा है और जो सॉरी फिर क्या हुआ, जो भारत की आईसीआर कंपनी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और ब्राजील की एम्ब्रापा कंपनी, इन दोनों कंपनियों ने समझौता किया कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। इनके मिलकर काम करने का उद्देश्य क्या है कि कृषि अनुसंधान, फसल उत्पादन बढ़ाना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये कुछ जो हैं समझौते हैं वो दोनों देशों के बीच स्थापित हुए, दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित हुए। साथ ही व्यापार, वाणिज्य और निवेश पर नजर रखने के लिए मंत्री स्तरीय तंत्र की स्थापना की भी घोषणा की गई। इसका मतलब है कि एक नया जो मिनिस्ट्री लेवल मैकेनिज्म वो बनाया जाएगा। इसका क्या काम क्या होगा कि जो व्यापार है, जो वाणिज्य है उस और जो निवेश है उसकी निगरानी ये कर सके। यानी कि यह स्थायी ढांचा तैयार करेगा वार्तालाप करने का, ताकि जो व्यापार संबंध है वो लगातार मजबूत होते रहें। फिर भारत और ब्राजील संबंधों के बारे में बताया गया है कि द्विपक्षीय सहयोग दोनों देशों के बीच 2006 से है। वैश्विक सहयोग, दोनों देश ब्रिक्स, बेसिक, G20, G4 और ऐसे समूहों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देश मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों के बीच जो व्यापार है 2024-25 में लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। तो हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार अच्छा है। साथ ही जो भारत है वो अधिशेष की स्थिति में, यानी कि भारत है जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और इम्पोर्ट कम करता है। रक्षा सहयोग की अगर हम बात करें तो दोनों देशों ने मिलकर ज्वाइंट डिफेंस कमेटी बनाई हुई है, जिससे रक्षा और सुरक्षा को मजबूत किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा, ब्राजील ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का सह संस्थापक देश है और 2022 में आईएसए ने समझौते की पुष्टि की थी। इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसके साथ ब्राजील ने क्या किया था, समझौता किया था, जिससे जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा उसको बढ़ावा दिया जा सकेगा। ठीक है, तो ये संबंध भारत और ब्राजील के बीच में थे। फिर है ब्रिक्स रियो डी जनेरियो घोषणा पत्र, इसको हम पढ़ेंगे। तब तक एक बार मैं बैटरी चेक कर लेता हूँ सही है या नहीं। दोस्तों आज ना मेरी तबीयत खराब हो रही, इतना आउटपुट नहीं आ रहा, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको ना हम कल करेंगे। ज़्यादा नहीं बचा, इंटरनेशनल रिलेशन हमारा थोड़ा ही बचा है 2.7, और फिर सुर्खी आ जाएंगी शायद गिरमिटिया समुदाय के बारे में। तो ये ना हम कल करेंगे। आज एक्चुअली मेरा तबीयत खराब है क्योंकि वायरल हुआ मेरे को 3-4 दिन से, तो अच्छा आउटपुट भी नहीं आ पा रहा आई थिंक। तो फिर से करेंगे इसको यहाँ से 2.6 टॉपिक से कल करेंगे डे 3 में। ओके, धन्यवाद। अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। धन्यवाद।